हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनोलॉजी को। एनोलॉजी क्या होता है और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग लगाएंगे। हर तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आगे चलते हैं। एनोलॉजी एनोलॉजी होती क्या है, इसको अगर इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं तार्किक समानता। क्या कहते हैं? तार्किक समानता। तार्किक मतलब हमारे पास कुछ तर्क होना चाहिए, और समानता किन्हीं दो चीज़ों के बीच में हम समानता स्थापित करते हैं, उनके बीच में हम लोग जो सिमिलरिटीज़ हैं वो देखते हैं। तो एनालॉजी का मीनिंग अगर और अच्छे से हम लोग को समझना है तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, जैसे एक रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है वो हम लोग को अगर बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैलून का एग्जाम्पल लेंगे। एक बैलून पे हवा भरेंगे और फिर उसको यहाँ से छोड़ देंगे, तो जैसे हवा इधर निकलेगी तो ये बैलून आगे बढ़ेगा। वैसे ही हम बताएंगे कि रॉकेट भी कुछ ऐसा ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पीछे गैसेस निकलती हैं। ठीक है, कैसे गैस निकलती हैं? जब उसके अंदर हाइड्रोजन बर्न होती है तो गैसेस निकलती हैं बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर में, उसकी वजह से ये रॉकेट आगे बढ़ता है। तो ये हम लोग ने क्या दिया? एनालॉजी दिया। रॉकेट कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए हमने बैलून की एनालॉजी दी। तो एक हमने तर्क सहित समानता बताई कि जैसे इसमें बैलून में जब हम हवा भर देते हैं तो उसके अंदर से हवा निकलती है, उसकी वजह से बैलून आगे तरफ बढ़ता है। वैसे ही सेम रॉकेट में भी अंदर हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो जब जलती है तो वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ जाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ पे एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन से ये आगे बढ़ जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ। तो ये था एनालॉजी का हम लोग का मतलब कि होता क्या है। हम लोग के पास एक तर्क होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने एनालॉजी दी है सही तरीके से। अब इस पे हम लोग अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी में कि एनालॉजी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कुछ इस तरीके के आते हैं हम लोग के 6 टाइप्स के। जैसे पहला आता है सिमेंटिक एनालॉजी, दूसरा आता है नंबर एनालॉजी, तीसरा आता है लेटर एनालॉजी, चौथा होता है ऑब्जेक्ट या फिर शेप एनालॉजी, पांचवा होता है क्लासिफिकेशन एनालॉजी, और सिक्स्थ होता है फंक्शन एनालॉजी। इस पे सेमेंटिक एनालॉजी क्या होता है, नंबर एनालॉजी क्या होता है, लेटर एनालॉजी क्या होता है, ऑब्जेक्ट शेप एनालॉजी क्या होता है, क्लासिफिकेशन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन मतलब चीज़ों को ग्रुप करना, वो वाली चीज़ें, वो एनालॉजी, और फंक्शन एनालॉजी। ये सब क्या होते हैं वो एक एक करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सेमेंटिक एनालॉजी, सेमेंटिक एनालॉजी मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल देखें कि लिखा हुआ है डॉग बार्क। ठीक है, डॉग यहाँ पे रेशियो वाला साइन और बार्क, उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन, कैट रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो बात यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग को डॉग के रिलेशन देखना है बार्क के साथ। ठीक है, इसका कैसा रिलेशन है, और सेम इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को, इसी हमारे तर्क को फॉलो करते हुए जो भी हम यहाँ पे फिट करेंगे उसको ही यूज करते हुए हमें यहाँ पे आंसर निकालना होगा कि जैसे डॉग बार्क करता है या फिर कुत्ता भौंकता है, वैसे ही कैट म्याऊं करती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज। तो आवाज की बात थी यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे डॉग की आवाज की बात कर रहे हैं कि उसकी आवाज कैसी होती है, उसको क्या कहते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे फाइंड किया कि कैट कैसी आवाज करेगी। यहाँ पे ये देखा कि डॉग बार्क मतलब डॉग भौंकता है, तो कैट क्या करती है। हम लोग ने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया इसके आंसर से कि डॉग बार्क करता है तो कैट क्या करती है, क्या हमने लगा दिया उसकी जगह पे जो हमें यहाँ पे पता है कि कुत्ता भौंकता है,
कुत्ते की जगह रिप्लेस कर दी बिल्ली, और ये पूछ लिया कि वो क्या करती है अगर ये कुत्ता भौंकता है, तो उस केस पे जो हमारा आंसर निकल के आता है वही हम लोग का सही आंसर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया म्याऊं। बात क्लियर हुई? तो सिमेंटिक एनोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि पूछते हैं हम लोग पहले कि यहाँ पे जो रिलेशन आया है उसमें एक हम लोग के पास सेंटेंस जैसा होगा, उस पे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, और फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वही हम लोग का आंसर होता है, जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो डॉग बार्क, कैट म्याऊ। आगे अगला, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में जैसे लिखा हुआ है ये दो चीज, नंबर और एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? हम लोग के पास एक तार्किक समानता होनी चाहिए, हमें तर्क के साथ समानता उस पर बतानी चाहिए हम लोग को, और नंबर से मतलब है न्यूमरल से, जो भी जैसे 2 4 8 ये सब। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा कि इनमें आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे भी लगना चाहिए, और वही लगाना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो 2 4 8 इनके बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो ढूंढेंगे। तो 2 में अगर 2 का इंटू कर दिया जाए तो 4, और फिर ये 4 आया और इसमें फिर 2 का इंटू कर दिया जाए तो हम लोग को अगला वाला मिल जाएगा 8। फिर इस 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिल जाएगा 16। क्लियर? तो क्या देखा हम लोग ने कि जो भी अगला वाला नंबर है वो पिछले नंबर का 2 टाइम्स है, ये जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर का 2 टाइम्स है। तो ये हम लोग को एक पैटर्न मिला। अब इसी पैटर्न को, इसी एनालॉजी पे बेस्ड, इसी समानता को देखते हुए हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे आंसर फाइंड करने के लिए। तो 64 जो है वो 32 का 2 टाइम्स है, इसका मतलब यहां पे भी वैसे ही चीजें फॉलो हो रही हैं, वैसा ही पैटर्न मिल रहा है। इसका मतलब हमें 64 पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 128 हम लोग को मिल जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहले यहाँ पे देखो जैसे रेशियो बना हुआ है, रेशियो का साइन मतलब इधर का हमने पैटर्न देख लिया, फिर उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हुए देखा और उसी को यहाँ इन दोनों के बीच में लगाया और आंसर निकाल लिया। ये था नंबर एनालॉजी, मतलब टाइप 2 था हम लोग का नंबर एनालॉजी वाला। अब देखते हैं टाइप 3, लेटर एनालॉजी। जैसे अभी हम लोग नंबर एनालॉजी देख के आए थे, वहां पे हम लोग न्यूमरल्स का यूज कर रहे थे, वैसे ही लेटर एनालॉजी में अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अल्फाबेट जो होते हैं हम लोग के ABCDEF, ये सब, इन सब के साथ इनसे एसोसिएटेड इनकी रैंक होती है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हर एक अल्फाबेट से जुड़ा हुआ हम लोग एक नंबर दे सकते हैं, जिसको हम लोग इनकी फॉरवर्ड रैंक कहते हैं। अगर हम लोग ने नंबर असाइन इस तरीके से किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये जो नंबर हम लोग ने असाइन किए इन अल्फाबेट्स को, इसको कहते हैं हम लोग इनकी फॉरवर्ड रैंक। ये क्या दिया हुआ है? ये है फॉरवर्ड रैंक ऑफ दीज अल्फाबेट्स। इन अल्फाबेट्स की ये फॉरवर्ड रैंक है। इसी तरीके से अगर हम लोग नंबरिंग पीछे से चालू करें तो हम लोग इनको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26। तो ब्लू कलर से जो लिखा वो हो गई इनकी फॉरवर्ड रैंक, और जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा वो हो गई इनकी बैकवर्ड रैंक। ठीक है,
तो ए की अगर फॉरवर्ड रैंक पूछी जाए तो वो होगी 1 और बैकवर्ड रैंक पूछी जाए तो हो जाएगी 26। इसी तरीके से अगर जे की फॉरवर्ड रैंक पूछी जाए तो वो हो जाएगी 10 और बैकवर्ड रैंक पूछी जाए तो वो हो जाएगी 17। अब ये तो हो गई हम लोग की फॉरवर्ड रैंक और ये बैकवर्ड रैंक। ब्लू कलर से फॉरवर्ड, ग्रीन कलर से बैकवर्ड रैंक यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर उस चीज की बात करें तो यहाँ देखो, ए की फॉरवर्ड रैंक का सम करो, 1 + 26 क्या आ रहा है, 27। अब बी की जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक है उनका सम करो, तो 2 + 25 27, 3 + 24 27। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि किसी भी अल्फाबेट की फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक का जो सम है वो हमेशा 27 निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग को किसी नंबर की फॉरवर्ड रैंक याद है तो हम लोग बैकवर्ड रैंक कैसे निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड रैंक इज इक्वल टू 27 माइनस बैकवर्ड रैंक। ये हम लोग का एक रिलेशन हो गया जिसपे अगर हम लोग को बैकवर्ड रैंक पता हो तो फॉरवर्ड रैंक निकाल सकते हैं, और अगर बैकवर्ड रैंक निकालनी है तो 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक कर देंगे अगर हम लोग को फॉरवर्ड रैंक पता है किसी अल्फाबेट की। तो ये जानना जरूरी होता है लेटर एनोलॉजी या लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, इन सबको सॉल्व करने के लिए। तो इनका यूज अब करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ए दिया हुआ है, ए की फॉरवर्ड रैंक कितनी है, 1, सी की फॉरवर्ड रैंक 3, ई की फॉरवर्ड रैंक 5। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि 1, फिर 2 नहीं है यहाँ पे, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, इस तरीके से चीजें हमें दिख रही हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को कि ए सी ई जो लिखा हुआ है उस पर +2 हो रही है रैंक। ठीक है, उसके बाद रेशियो के साइन के बाद जो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ वो इस अल्फाबेट की जो रैंक है उससे कम है, और वहां से फिर चालू हुआ है +2, 6 हो गया, फिर 6 में +2 8 हो गया, इस तरीके से। तो अब सेम चीज को अप्लाई करेंगे हम लोग एम ओ क्यू और रेशियो इधर वाले पे। तो एम की रैंक होती है 13, ओ की रैंक होती है 15 और क्यू की रैंक होती है 17। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है कि 13 + 2 15, 15 + 2 17। अब यहाँ पे क्या रिलेशन था हम लोग का कि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट है उसकी जो रैंक है उस पे एक माइनस करना है, तो अगला वाला यहाँ पे टर्म हम लोग को मिलेगा। तो 17 में अगर 1 माइनस कर दें तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 16। ठीक है, तो यहाँ पे वो अल्फाबेट आएगा जो जिसकी रैंक 16 है, और 16 के अगला वाला कौन सा होगा, 16 + 2 18 और 18 + 2 20। तो 16 किसकी रैंक है वो लिख देते हैं ये, और 18 रैंक होती है आर की और 20 रैंक होती है टी की, T20। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इनको, ये इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर निकल गया कि PRT। तो हम लोग ने एनोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करी, जो भी रिलेशन यहाँ पे वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हम लोग का हो गया आंसर PRT। ये था लेटर एनोलॉजी का एक एग्जांपल कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर टाइप 4, इसमें हम लोग को दिया हुआ है ऑब्जेक्ट शेप एनोलॉजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट शेप एनोलॉजी को अब हम लोग कैसे समझें, तो ऑब्जेक्ट या शेप, मैथमेटिकल शेप्स जो होते हैं हम लोग के एक वेल डिफाइंड शेप होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। हाँ, ये सारे कैसे हैं, 2D शेप्स हैं ये, और सर्कल, ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो 2D शेप्स जैसे हैं ये ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल। ठीक है, या इस पे हम लोग का कोई दूसरा शेप हो सकता है, इन 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 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से शेप बन सकता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे और होता है रोम्बस या पैरेललोग्राम। ठीक है,
या काइट हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से काइट हो सकता है। ये रोम्बस यहाँ पे इसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक, ऐसे ऐसे। और ये काइट यहाँ पे ऐसे दो साइड बराबर होती हैं और इधर की दो साइड बराबर होती हैं। ये पैरेललोग्राम, ये दो साइड पैरेलल होती हैं और ये दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये जैसे ये हो गए। हाँ, तो ये सारे शेप्स हम लोग के हो गए 2D के। और 3D में कैसे शेप्स होते हैं उनको देखें अगर, तो हम लोग का जैसे स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर 3D, गेंद, गोला, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्फेयर। स्फेयर के साथ साथ जैसे क्यूब, ठीक है, इस ये बना होता है 6 स्क्वायर फेसेस से, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना होता है। फिर जैसे क्यूबॉइड, फिर उसके बाद प्रिज्म हो जाता है कि दो फेस ट्राइंगल वाले होते हैं ऐसे ऐसे करके, और ये इससे कनेक्टेड होता है, ये वाला इससे कनेक्टेड होता है और ऊपर वाला इससे ऐसे कनेक्टेड होता है। मतलब ट्राइंगल में कुछ हाइट आ गई, ट्राइंगल स्टैक करते गए तो हम लोग को एक मिलता गया प्रिज्म बन के। ये बैक पीछे वाली है, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई डैश्ड लाइन, ये पीछे तरफ दिख रहा है, ये आगे, और ये इधर फ्रंट है। ये वाला ऐसे ऐसे फ्रंट वाला हो गया, ये वाला जो फेस दिख रहा है ऐसे, और वो जो पीछे ऐसे दिख रहा है वो पीछे वाला हो गया, ठीक है, ये चीज़। तो हम लोग के पास ये हो गया प्रिज्म। इसी तरीके से हम लोग के पास और हो सकता है इस पे शेप, जैसे कि सिलेंडर, कोन, ठीक है। कोन कैसे फॉर्म होता है, जब हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को 360 डिग्री घुमा देते हैं अराउंड इस एक्सिस, इसको एक्सिस मान के, इस लाइन को जैसे एक्सिस मान लिया हमने, हाँ, और इसको एक्सिस मान के फिर हम लोग ने इसको ऐसे 360 रोटेशन ऐसे करा दिया, ठीक है, पूरा। तो यहाँ पे इधर भी ऐसे ये चीज़ पूरा फॉर्म हो जाता है ऐसे करके, ऐसे एक कोन फॉर्म हो जाता है ये। तो ये था, कुछ थे ये 3D शेप्स, और फ्रस्टम भी होता है जैसे, ठीक है, कोन है हम लोग के पास एक, और ऊपर से एक छोटा सा कोन काट के अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे फिर एक सरफेस दिखने लगती है, तो ये फ्रस्टम कहलाता है, ठीक है, नहीं तो ऐसा कोन होता है, ठीक, ये चीज़। तो ये थे हम लोग के कुछ 2D शेप्स और 3D शेप्स। इन 2D शेप्स और 3D शेप्स, इन ऑब्जेक्ट से यूज करके जब हम लोग यहाँ पर एनोलॉजी ढूंढते हैं, जैसे कि सर्कल स्फेयर। अब ये जो सर्कल है ना, ये इतना बताने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे ये सर्कल है, ये ठीक है, ये सर्कल किसके साथ लिखा हुआ है, स्फेयर के साथ। मतलब सर्कल हो गया 2D शेप्स, और उससे मिलता जुलता जो शेप है 3D में वो है स्फेयर, वो है स्फेयर। उसी चीज को ध्यान में रखकर, इसी तर्क का इस्तेमाल कर कर हम लोग अगर देखें कि स्क्वायर किसके साथ मैच करता है, तो स्क्वायर है एक 2D शेप, और 3D शेप में अगर देखें तो स्क्वायर से मिलके बना होता है क्यूब। क्या बना होता है, क्यूब। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये 3D और ये 2D, ये 2D शेप और ये 3D शेप। उसी तरीके से यहाँ पे 2D, ये 3D, और ये सर्कल से मिलता जुलता होता है, ठीक है, और ये क्यूब स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो ये चीज हम लोग एनोलॉजी का यूज करके फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी में ये दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे सर्कल स्फेयर हो और स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रेक्टेंगल हो। तो रेक्टेंगल अगर होगा तो यहाँ पे क्यूबॉइड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे क्यूबॉइड हो जाएगा क्यूब की जगह पे अगर रेक्टेंगल, तो क्यूबॉइड। स्क्वायर है यहाँ पे तो क्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप
5 हम लोग का। क्लासिफिकेशन एनोलॉजी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम लोग के चीज़ों को कैटेगराइज करना। ठीक है, जैसे कि स्कूल में क्लासिफिकेशन होता है हम लोग का क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन है। स्कूल के अंदर ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, क्लास बने हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो भी क्लास फर्स्ट में होगा उनको कलेक्टिवली कहेंगे कि वो क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है। मतलब वो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के पढ़ता होगा इस क्लास रूम में, उसको कहेंगे कि वो क्लास फर्स्ट का बच्चा है। तो हम लोग ने अगर मान लीजिए 120 बच्चे हैं टोटल और हर क्लास में 10-10 बच्चे हैं, तो क्लास फर्स्ट के बच्चे हो गए 10, क्लास सेकंड के हो गए 10, थर्ड के हो गए, फोर्थ के हो गए। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब इसी में अगर ये पूरा एक स्कूल बन गया, ठीक है, ये स्कूल बन गया। इसी तरीके से कोई दूसरा स्कूल होगा, तो जब इस लेवल पे देखेंगे स्कूल स्कूल पे, तो ये स्कूल का ग्रुप यहाँ पे बन गया। मतलब क्लासेस मिल के बन गई स्कूल। जैसे कि कोई स्कूल है जिसपे क्लास फर्स्ट टू 12th है, और कोई दूसरा स्कूल है जिसपे केजी से लगा के 5th तक ही है, केजी के बाद 5th तक है। तो एक है हम लोग का जिसपे चीज़ें 5th तक हैं, और दूसरा है सिर्फ उस पे क्लासेस 12th तक है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया। दोनों स्कूल हैं, ठीक है, बट क्लासिफिकेशन ये है उसके अंदर कि उनके अंदर क्लास है। ठीक है, क्लासेस में क्लासिफिकेशन ये है कि एक क्लास मिलके बनी होती है स्टूडेंट से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास एक टोकरी हो और उस टोकरी में अमरूद रखा हो, आम रखा हो, ठीक है, आम रखा हो, मैंगो कह लो, उस पे खरबूज रखा हो, ठीक है, और उस पे लौकी रखी हो, उस पे उसी के साथ वहाँ पे गेहूं रखा हो, किसी पैकेट में बंद करके गेहूं रख दिया जैसे। ठीक है, तो अब इनको हमें क्या करना है? चीज़ों को बताना है कि ये इस पे फ्रूट कौन सा है, वेजिटेबल कौन सा है, और ग्रेन्स कौन सा है। तो जो फ्रूट है, वेजिटेबल है और ग्रेन्स है, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स, ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। और फ्रूट्स के अंदर हर तरीके के फ्रूट्स आ जाएंगे जो भी होते हैं। वेजिटेबल्स में जैसे लौकी वगैरह है, ये सब आ जाएगा। और ग्रेन्स में गेहूं, चावल, दाल, हाँ, ये सब आ जाएंगे। दाल का तो अलग भी बनाया जा सकता है पल्स करके, ठीक है, बट ग्रेन्स में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेन्स का। ग्रेन एक क्लास बन गई ग्रेन्स की, एक वेजिटेबल की, फ्रूट की। इसी तरीके से फ्लावर की भी हो सकती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि रोज, लिली, ट्यूलिप, ये सब क्या है? ये सब है हम लोग के फ्लावर्स। ये सब क्या है? हम लोग के फ्लावर्स हैं। तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये क्या है? ये किस क्लास में लाई करते हैं? ये लाई करते हैं सबके सब हम लोग के फ्रूट्स में। ठीक है, तो रोज, लिली, ट्यूलिप ये थे फ्लावर, और एप्पल, ऑरेंज, बनाना ये सब हो गए हम लोग के फ्रूट्स। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को, कि ग्रुप्स में बता देते हैं उनको कि ये जो है हम लोग की चीज़ें वो इस ग्रुप के हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो जिस ग्रुप के होंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना ये सब फ्रूट के थे तो उसको फ्रूट लिख दिया, और ये सब फ्लावर थे तो इस वजह से यहाँ पे फ्लावर्स लिखा हुआ। अगला टाइप 6, फंक्शन एनालॉजी। फंक्शन एनालॉजी से मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी जो लिखा हुआ है वो कैसे वर्क कर रहा है, और या फिर वो क्या वर्क कर रहा है, उसके बेसिस में, वो क्या फंक्शन कर रहा है, वो क्या काम करता है, उसके बेसिस में हम लोग एनालॉजी ढूंढते हैं और फिर आंसर फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, एजुकेट, तो यहाँ पे लिख दिया टीचर एजुकेट, यानी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो सेफ क्या करेगा?
टीचर अगर एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो सिर्फ क्या करेगा, ये हम लोग को पूछना होता है अपने मन में, या हम लोग को ये सोचना होता है कि टीचर अगर एजुकेट करता है तो सिर्फ क्या करेगा। ठीक है, सिर्फ क्या करता है वो पता होना चाहिए। तो सिर्फ वो होता है जो खाना बनाता है, और खाना बनाने वाले को हम लोग कुकिंग कहते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो टीचर एजुकेट करता है और सिर्फ कुक करता है। ठीक है, पकाता है उसको, चीज़ों को। क्लियर ये चीज़। तो फंक्शन एनालॉजी में और भी हो सकता है, जैसे कि ड्राइवर ड्राइव करता है तो पायलट क्या करता है। ठीक है, ड्राइवर अगर ड्राइव करता है तो पायलट क्या करता है, पायलट फ्लाई करता है। ठीक है, उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पायलट अगर फ्लाई करता है, इस तरीके से दिया है, तो लोको पायलट क्या करता है। अब इसके लिए पता होना चाहिए कि पायलट क्या होता है और लोको पायलट क्या होता है। ठीक है, पायलट होते हैं हम लोग के जो एरोप्लेन को चलाते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, जबकि लोको पायलट होता है जो लोकोमोटिव चलाता है। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन से मतलब होता है, ट्रेन के इंजन को। ठीक है, जो ट्रेन होती है हम लोग के ट्रेन इंजन्स को हम लोग लोकोमोटिव कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेन इंजन को जो चलाता है उसको लोको पायलट कहते हैं। तो ये कहा जाएगा ड्राइव, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ड्राइव करता है, किस चीज को, ट्रेन को ड्राइव करता है। ठीक है, तो अंतर है, उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि ये इधर वर्क क्या होता है, कौन करता है। ठीक है, इसी में जैसे दे दे वो कि पोस्टमैन पोस्ट देता है। ठीक है, तो यहां पे मिल्कमैन क्या करेगा, मिल्कमैन मिल्क ही तो देगा। तो ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए। यहां पे पूछा कि पोस्टमैन पोस्ट, पोस्टमैन पोस्ट, पोस्टमैन पोस्ट क्या करने, क्या मतलब क्या है, पोस्टमैन पोस्ट देता है लाकर। तो उसी तरीके से मिल्कमैन क्या करता है, मिल्कमैन मिल्क आकर देता है। तो इस तरीके से हम लोग को फंक्शन पता होना चाहिए, जो भी यहाँ पे टर्म आता है उसके पता होना चाहिए कि वो वर्क क्या करता है। तब हम आगे जो भी हमसे पूछा गया होगा वो हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर और इस पे एक एग्जाम्पल लें तो ये हो सकता है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या करेगा, तो गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, जो सोने का काम करता है, वो ज्वेलरी बनाता है। तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, अब यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं कि एक्स लिखा हो जैसे, या कोई और ऑब्जेक्ट लिखा हो जो बनाता हो, जैसे कि हैमर, या फिर जो सिकल होता है। ठीक है, वो तो ये ऑप्शन में हो सकता है। तो उनमें से कोई भी जो इनमें से जो भी एक ऑप्शन में चीज दी होगी वो आंसर हो जाएगा कि ब्लैक स्मिथ ये काम करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो फंक्शन क्या है उसके बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि पैथोलॉजी जो चलाता है तो पैथोलॉजिस्ट होता है। इसको उल्टा भी दे सकते हैं ऐसे कि पैथोलॉजी दिया हो, हाँ, और यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट दे दिया हो, या पैथोलॉजी में यूरिन टेस्ट ऐसे लिख दिया हो, या ब्लड टेस्ट लिख दिया हो। ठीक है, जैसे ब्लड टेस्ट लिख दिया। तो फैक्ट्री में क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। पैथोलॉजी में अगर ब्लड टेस्ट होता है तो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में अब ऑप्शन हो सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है, या वहाँ पे चीज़ें ब्रेक की जाती हैं, या हो सकता है वहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे दे कि फैक्ट्री पे और कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो उनमें से हम लोग को देखना होगा कि जो रिलेशन हम लोग को यहाँ मिले वही एनालॉजी का यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे बताना होगा। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री है जैसे,
ठीक है, फैक्ट्री में लेबर्स लिखे हुए हैं ऐसे, लेबर, कि फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं वो लेबर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछ लिया जाए, फैक्ट्री में अगर लेबर वर्क करते हैं तो स्कूल में कौन वर्क करता है? ठीक है, फैक्ट्री में अगर लेबर वर्क कर रहे हैं तो स्कूल में कौन वर्क करता है? ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हम लोग को गलत लगे ये, मतलब फैक्ट्री में लेबर वर्क करते हैं, वो चीज़ों को बनाते हैं। तो स्कूल में कौन मेहनत करता है किस चीज़ को बनाने के लिए? यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो फैक्ट्री में वर्क करते हैं और बनाते हैं सामान को। कुछ जो भी चीज़ें हम लोग को बना होती हैं, जैसे कि चीनी आ रही है या बिस्किट आ रहे हैं, ये सब करते हैं वो काम फैक्ट्री में। तो स्कूल में टीचर मेहनत कर रहा है। कौन मेहनत कर रहा है? टीचर मेहनत कर रहा है। किसको बनाने के लिए? स्टूडेंट को बनाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको चीज़ों को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लेबर टीचर है या टीचर लेबर है, ये नहीं मतलब होता। यहाँ पे वो क्या वर्क हो रहा है और यहाँ पे कौन वर्क करेगा, कैसे करेगा, इनमें रिलेशन देखना होता है। इनमें रिलेशन होता है और इनकी एनालॉजी को यहाँ तक लेके आते हैं कि जो तर्क हमने यहाँ पे लगाया कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट तभी बनता है, फैक्ट्री से चीज़ें तभी बन के निकलती हैं जब लेबर वहाँ पे वर्क करता है, उसी तरीके से स्कूल से चीज़ें तब निकलती हैं। स्कूल में क्या निकलते हैं? स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं, तो वो तभी निकलते हैं जब टीचर वहाँ पे वर्क करते हैं। तो बहुत इस पे ध्यान देना होता है हम लोग को चीज़ों को, तब जाके फंक्शन एनालॉजी वगैरह के सवाल जो हायर लेवल के होते हैं वो कर पाना होता है हम लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि एनालॉजी क्या होता है हम लोग का, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली यहाँ पे हम लोग के 6 टाइप्स के हैं, और उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल्स। अब इसके जो आगे अगला पार्ट है उस पे हम लोग इन्हीं टाइप्स पे के बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे।